नमस्कार। अ, मेरा नाम मीनाक्षी सक्सेना है और मैं यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार में उपनिदेशक राजभाषा के पद पर कार्यरत हूँ। अ, आज आप सभी के समक्ष भाषा और भाषा से जुड़ी हुई कुछ बातें रखने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भाषा क्या है? भाषा वह सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं। युगों पहले संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता था। यानी कि लोग आपस में इशारों में बात किया करते थे, संकेतों में बात किया करते थे, जब मनुष्य भाषा से अनभिज्ञ था। समय के साथ धीरे-धीरे भाषा संकेतों के परिवेश से निकलकर नया रूप लेने लगी और लोग इसके ज्ञानोपार्जन के लिए गुरुकुल आदि का सहारा लेते थे बच्चों को और स्वयं भाषा का शिक्षण प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में भेजा करते थे। संकेत और ध्वनि इनके मिले-जुले प्रयोग के साथ में धीरे-धीरे भाषा का विकास होने लगा और भाषा एक नए रूप में लोगों के सामने आने लगी। आइए आपको बताते हैं कि भाषा किस प्रकार आगे बढ़ी। पहले जब संकेत भाषा का प्रयोग किया जाता था, संकेत भाषा का आज के समय में भी प्रयोग किया जाता है। यदि आप थोड़ा ध्यान दें, तो आज भी इशारों में लोग आपस में बातें कर लेते हैं, संकेतों में आपस में बातें कर लेते हैं और अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दें तो हम आपस में बात करते समय भी इशारों में कुछ बातें कह जाते हैं, जिसे हमारे परिचित जो हमारे सामने खड़े हों वो कई बार समझ भी लेते हैं। एक पिता अपने पुत्र को इशारे में समझा देता है कि उसे उसकी कही गई बात पसंद आई या नहीं आई। एक माँ अपने बच्चों को इशारों में समझा देती है, संकेतों में समझा देती है कि उनके द्वारा किया गया काम सही है या गलत है। तो हम सभी जानते हैं कि धीरे-धीरे करके ये जो भाषा ने अपना स्वरूप बदला है, वो आगे एक नए रूप में हमारे सामने आज के समय में प्रस्तुत है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें, तो हिंदी भाषा में स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं और इन सब के योग को मिलाकर कुल 52 अक्षर ऐसे होते हैं, जिनका प्रयोग कर हम आज हिंदी भाषा का इस्तेमाल आसानी से कर पाते हैं। हिंदी भाषा की बात अगर हम करें तो हिंदी भाषा में हिंदी भाषा को वैज्ञानिक भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि एक ऐसी भाषा जिसमें जिस तरह से बोला जाता है यानी जैसा उच्चारण किया जाता है, वैसा ही हम लिखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हिडन यानी कुछ छुपे हुए अक्षर या छुपे हुए शब्द होते हैं, जैसे अंग्रेज़ी भाषा में कई अक्षर ऐसे हैं जो हिडन होते हैं, उनका प्रोनाउंस करते समय, उच्चारण करते समय प्रयोग किया नहीं जाता है, लेकिन लिखते समय प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में इस बात की स्पष्टता है कि छुपे हुए अक्षर नहीं होते हैं और उनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो भाषा मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हम सभी के सामने आती है। मातृभाषा वह भाषा होती है जो हमारी मातृ यानी माँ के द्वारा बोली जाती है। घर में जो हम हमारे माता-पिता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनके द्वारा जो बोली जाती है वो मातृभाषा कहलाती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, तो उसकी मातृभाषा तेलुगु हो सकती है। यदि कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है, तो उसकी मातृभाषा मराठी हो सकती है। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें तो ये वह भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र के लोग करते हैं। पूरे राष्ट्र के लोग उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक किसी न किसी रूप में अवश्य ही इस भाषा का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। हिंदी भाषा पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में काफ़ी वर्षों से लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो ये वो भाषा है जिसने स्वतंत्रता संग्राम की जो लहर थी, उसको तेज़ किया था। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सभी इस भाषा के प्रयोग के द्वारा आपस में जुड़ गए थे और हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगी थी। संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो 2 भिन्न भाषा-भाषियों के बीच विचारों के आदान-प्रदान करने में सहायता करती है। जैसे अभी आपको बताया मैंने देश की आज़ादी के समय हिंदी भाषा ने संपर्क भाषा का बहुत महत्वपूर्ण रोल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यदि 2 भाषा-भाषी आपस में मिल जाएँ, मान लीजिए हम भारत के ही संबंध में अगर
बात करें तो मान लीजिए तमिलनाडु से कोई व्यक्ति और आंध्र से कोई व्यक्ति आपस में मिल जाएं, जिन्हें एक दूसरे की भाषा नहीं आती है, एक को तमिल नहीं आती होगी, एक को तेलुगु नहीं आती होगी, लेकिन वो टूटी फूटी हिंदी में ही, जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रोकन लैंग्वेज, तो टूटी फूटी हिंदी में ही वो आपस में एक दूसरे से बात करके अपनी बात समझा सकते हैं। तो इस तरह से संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रूप में भाषा हमारे समक्ष रहती है। अब भाषा को व्यक्त करने के लिए लिपियों का सहारा लिया जाता है, यानी कि लिखने की जो विधि है उसको हम लिपि कहते हैं। पुराने ज़माने में अगर हम स्टोन एज की बात करें या उससे पूर्व की बात करें, तो लोग पत्थरों पर कार्विंग किया करते थे, जिसको जिसको वो अपने संकेतों को भी कार्व करके उन पर इस तरह से उकेर दिया करते थे कि वो हमें लिपि के रूप में नज़र आते थे। तो हमारी जो भाषाएँ हैं उनमें भी लिपियाँ बहुत महत्व रखती हैं। यदि हिंदी भाषा की बात करें तो उसकी लिपि देवनागरी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, उर्दू की लिपि फारसी है। तो इस तरह से हर भाषा को लिखने के लिए लिपियों का प्रयोग किया जाता है। ज़माने से जो चीज़ें लिखी जा रही हैं लिपि के द्वारा, भाषा के द्वारा, यदि उनको लिपि का प्रयोग करके लिपिबद्ध नहीं किया गया होता, तो आज हमारे पास साहित्यिक लिटरेचर, साहित्य जो है हमारे इतिहास का या हमारे जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में हमें कोई जानकारी मिल नहीं पाती थी। राष्ट्रभाषा को राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए तथा इसके अंतर्गत 1976 में नीति नियम तैयार किए गए। आजादी के पश्चात जब सरकारों का हस्तांतरण हुआ, आजादी हमें मिल गई, तो अंग्रेजों ने सारी जो सरकारी दस्तावेज थे, जब हमें उनका हस्तांतरण किया, तो वे सारी दस्तावेज अंग्रेजी में हुआ करते थे। उनको हिंदी में तैयार करना उस समय काफी चुनौतीपूर्ण था, इसलिए संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए कि अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाए सरकारी कामकाज के लिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा को भी साथ में प्रयोग किया जा सकता है। भारत एक बहुभाषी देश है, आप सभी जानते हैं, यहाँ पर विविध भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में एकदम से अंग्रेजी भाषा से सारी चीज़ों को हमारी भारतीय भाषाओं में या हमारी राष्ट्रभाषा में या हिंदी में परिवर्तित करना इतना आसान भी नहीं था। तो क्या किया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यह वह भाषा है जिसका उपयोग सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। तो केंद्र सरकार के जितने कार्यालय हैं, वहाँ पर जो सरकारी कामकाज होता है उसमें हिंदी के प्रयोग पर बल दिया जाता है। लोगों को यह प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने कामकाज में हर जगह पर हिंदी का धीरे-धीरे इस्तेमाल करने लगे। इसके लिए कुछ नियम तैयार किए गए। यदि नियम ना बनाए जाएँ तो शायद ही हम उनका पालन करने के बारे में सोचेंगे। आज बहुत सारे ऐसे हमारे सामने चीज़ें हैं जिसमें नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें नियमों में बंध कर इंसान अपनी गति से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो टैक्स भरते हैं, जो हम कर अदा करते हैं, उसमें भी नीति और नियमों का हमें पालन करना पड़ता है। यदि हम नियम का पालन ना करें तो हमें उसका भुगतान भरना पड़ता है। इसी तरह से राजभाषा को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लागू करने के लिए भी नीति और नियमों का इस्तेमाल करने पर बल देने के लिए सरकार ने राजभाषा विभाग बनाया और उसके बाद में कई समितियां बनाई जिनके द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट में जो आंकड़े होते हैं उनका मुआयना किया जाता है। तो इस तरह से हर सरकारी कार्यालय में राजभाषा को कार्यान्वित करने, उसको लागू करने पर बल देने के प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ कुछ नियमों के बारे में, कुछ ऐसे नियम जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे नियम 5 है, राजभाषा के जो नियम है 1976 में जो बने थे, उसके नियम 5 के अंतर्गत कहा जाता है कि हिंदी में यदि कोई प्राप्त पत्र है तो आपको उसका जवाब हिंदी में ही देना है। यदि उसका जवाब हिंदी में ना दिया जाए तो उसे नियम का उल्लंघन माना जाता है। नियम 6 के अनुसार
जो धारा 3(3) है उसका अनुपालन व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। अब धारा 3(3) क्या है? धारा 3(3) एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत 14 दस्तावेज यानी 14 डॉक्यूमेंट्स परिभाषित किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं, जिन्हें आपको द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको उन्हें द्विभाषी रूप में ही जारी करना होता है। जो इन 14 दस्तावेजों में से कुछ मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, जैसे परिपत्र हो गए, कार्यालय आदेश हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, अधिसूचनाएं हो गई, विज्ञापन हो गए, टेंडर नोटिस हो गए, प्रेस कम्युनिक्स हो गए। इस तरह के 14 दस्तावेज सेक्शन 3(3) के अंतर धारा 3(3) के अंतर्गत आते हैं, जिनका अनुपालन करना, जिनको द्विभाषी में जारी करना अनिवार्य होता है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस व्यक्ति की जो व्यक्ति इन पर हस्ताक्षर करता है। हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होता है कि ये जो प्रपत्र हैं, ये जो 14 दस्तावेज हैं, उन्हें द्विभाषी रूप में जारी किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड। नियम 7 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त आवेदन, अभ्यावेदन का उत्तर हिंदी में ही देना अनिवार्य होता है। यदि आपके पास कोई एप्लीकेशन आया है, कोई रिप्रेजेंटेशन आया है जिसको हिंदी में भेजा गया है आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, तो आपको उसका जवाब भी हिंदी में ही तैयार करके भेजना होगा। नियम 8 के अंतर्गत टिप्पण हिंदी अथवा अंग्रेजी दोनों में हो सकते हैं, लेकिन इन्हें हिंदी में करना अनिवार्य होता है। नियम 9 के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता के बारे में बताया गया है, यानी कि किन किन लोगों को हिंदी में प्रवीण माना जा सकता है, किन लोगों को हम हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सूची में रख सकते हैं। और कार्यालय साधक नियम 10 के अंतर्गत वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी के बारे में चर्चा की गई है, यानी कि किन लोगों को हम वर्किंग नॉलेज की कैटेगरी में या उसकी सूची में रख सकते हैं। तो ऐसे लोग जिन्होंने 8वीं तक हिंदी पढ़ी है, 10वीं तक हिंदी पढ़ी है, उन्हें हम वर्किंग नॉलेज मान सकते हैं। और जिन्होंने हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई की है, उन्हें प्रोफिशिएंट इन हिंदी माना जाता है। इसके अलावा जब वो किसी कार्यालय में पदभार ग्रहण करते हैं, वहाँ कार्यालय के द्वारा जो आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उसका जो अंतिम कार्यक्रम है, यदि वो पूरा उन्होंने कर लिया तो भी उन्हें प्रोफिशिएंसी की कैटेगरी में, यानी प्रोफिशिएंट, प्रवीणता प्राप्त की सूची में रखा जा सकता है। नियम 11 के अनुसार जो हमारे कोड हैं, मैनुअल्स हैं, जो हमारे कार्यालयों में स्टेशनरी इस्तेमाल की जाती है, वो सभी द्विभाषी रूप में होना अनिवार्य होता है। अब इन सभी नियमों को जब किसी कार्यालय में अनुपालन करने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसकी समग्र जिम्मेदारी, उसका समग्र उत्तरदायित्व जो उस केंद्र के हेड ऑफ ऑफिस हैं, यानी उस केंद्र के जो निदेशक हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। इन सभी के अनुपालन के लिए, इन सभी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही हर केंद्र सरकार के कार्यालय में एक हिंदी अनुभाग होता है, और हिंदी अनुभाग में हिंदी स्टाफ को तैनात किया जाता है, ताकि वो उनकी मदद से पूरे कार्यालय में आसानी से राजभाषा का कार्यान्वयन किया जा सके। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हिंदी राजभाषा का जो कार्यान्वयन है, उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। संपूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। मैं यहाँ पर माफी चाहूंगी, मैंने एक बढ़िया प्रेजेंटेशन तैयार किया था ताकि सारी चीजें आपको स्पष्ट रूप से दिखा सकूं, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से हम प्रेजेंटेशन नहीं दिखा पा रहे हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरह बता रही हूँ। तो रीजन ए मीन्स ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी भाषा अधिकतम बोली जाती है, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सभी जो हैं हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदी अधिक प्रचलित है, ज्यादा बोली जाती है। तो ये सभी रीजन ए में आते हैं। रीजन बी में वे क्षेत्र आते हैं, वे राज्य आते हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, लेकिन उतनी अधिक नहीं बोली जाती है। वहां पर उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन अधिक होता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, ये सब रीजन
बी में आते हैं। अब रीजन सी में आ जाते हैं वे सभी क्षेत्र जो रीजन ए और बी यानी क्षेत्र क और ख दोनों में ही शामिल नहीं है। यानी जो भारत का दक्षिण है और दक्षिण और जो दक्षिण के जितने राज्य हैं वे सभी आ जाते हैं क्षेत्र ग के अंतर्गत। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी किस तरह से राजभाषा के जो कार्यान्वयन के पैरामीटर्स हैं उन्हें विभाजित किया गया है। यानी रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी जो ये 3 क्षेत्र बताए गए हैं, इन तीनों क्षेत्रों के लिए राजभाषा विभाग की ओर से जारी वार्षिक कार्यक्रम में अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित किए जाते हैं। अब ये प्रतिशत होते हैं पत्राचार के संबंध में, प्रशिक्षण के संबंध में और वेबसाइट बनाने के संबंध में, प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के संबंध में। तो हर क्षेत्र क, क्षेत्र ख, क्षेत्र ग इन तीनों के लिए अलग-अलग प्रतिशत राजभाषा विभाग की तरफ से निर्धारित किए जाते हैं और इन क्षेत्रों में जो राज्य आते हैं वहां पर राजभाषा को लागू करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए सभी जो पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं, उनके अनुसार इम्प्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। अब हम बात करते हैं कि भाषा को हम वर्तमान समय में तकनीक से कैसे जोड़ सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारी भारतीय भाषाएं केवल हिंदी ही नहीं, कई भारतीय भाषाएं पिछड़ जाती हैं क्योंकि उन्हें तकनीक से आसानी से जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, भाषा का अभी स्वरूप भी बदल रहा है और राजभाषा को तकनीक से हम आसानी से जोड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कोशिश ये करनी है कि भाषा को सुगम बनाना है, सरल बनाना है। यदि हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, यदि हमारी भाषा क्लिष्ट होगी, तो हम उसे तकनीक के साथ आसानी से नहीं जोड़ पाएंगे। दूसरा, वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य जो है वो हमें अधिक से अधिक तैयार करना है। यानी वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक और टेक्निकल लिटरेचर की संख्या हमारे पास अधिक से अधिक होनी चाहिए। यदि ये नहीं होंगे तो भी हमें तकनीक से भाषा को जोड़ने में काफ़ी कठिनाई हो सकती हैं। कई ऐसे टूल्स हैं जो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर आपको मिल जाएँगे। उन टूल्स के इस्तेमाल से भी आप आसानी से राजभाषा का या हमारी अन्य भारतीय भाषाओं का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। आज के समय में जब यूनिकोड इस्तेमाल किया जाता है, सभी जगह यूनिकोड का बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक ऐसा ऐसा भाषा का रूप है जिसे यूनिवर्सली पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूनिकोड का जो प्रयोग शुरू हुआ है, उसकी वजह से हम भाषा को तकनीक के साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। पहले क्या हुआ करता था, अलग-अलग हिंदी के सॉफ्टवेयर होते थे, जिनका प्रयोग करना बहुत मुश्किल हो जाता था। यदि मैंने किसी सॉफ्टवेयर में पहले एक सॉफ्टवेयर आया करता था विंकी, यदि मैंने उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई डॉक्यूमेंट हिंदी में तैयार किया है या कोई टेक्निकल लिटरेचर हिंदी में तैयार किया है, तो मैं उसको अगले व्यक्ति को ट्रांसफ़र तभी कर सकती हूँ जब उस व्यक्ति के पास भी उस सॉफ्टवेयर की उपलब्धता हो। तो ये दिक्कतें, ये कठिनाइयाँ थी जिनकी वजह से राजभाषा या हमारी अन्य भारतीय भाषाएं आगे बढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन यूनिकोड के आ जाने के बाद से इन सारी कठिनाइयों से हम परे हो गए हैं। इतना ही नहीं, आज के समय में हमारे पास ऑनलाइन शब्दकोश भी उपलब्ध हैं। यदि आप राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर जाकर देखें, तो आपको कई ऑनलाइन शब्दकोश मिल जाएँगे। कई ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी हैं, जो हमें अच्छा खासा उपलब्ध कराती हैं, ताकि हम आसानी से राजभाषा हिंदी का या अन्य भारत का उपयोग कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड। आज के समय में फ़ोनेटिक अब हम बात करते हैं टाइपिंग की। तो टाइपिंग के लिए भी कई टूल्स आपको राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर मिल जाएँगे, जिसमें फ़ोनेटिक कीबोर्ड भी है, रोमन कीबोर्ड भी है, यानी इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड भी है। तो फ़ोनेटिक में क्या होता है, आप अगर इस टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं, गूगल इनपुट टूल भी एक है, उसको इंस्टॉल अगर कर लेते हैं एक बार, तो आपको ये मदद मिलती है कि आप अगर अंग्रेज़ी में कोई चीज़ टाइप करें, तो आपको उसका जो हिंदी स्वरूप है यानी हिंदी लिपि है, उसके ऑप्शंस दिख जाएँगे। यदि मैं
प्रेजेंटेशन शेयर कर पाती तो मैं आपको यहाँ दिखाती कि किस तरीके से हम आसानी से इन टूल्स का उपयोग करके हिंदी टाइपिंग का ज्ञान न रह रख कर भी आसानी से हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, या गूगल में भी आप जाकर गूगल इनपुट टूल मारे, इंडिक टूल लिखें तो आपको ऑप्शंस आएंगे, आप इंस्टॉल कर लीजिए उसे एक बार। और एक बार यदि आप उसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आप आसानी से गूगल इनपुट टूल की मदद से हिंदी भाषा ही नहीं अन्य भारतीय भाषाओं में भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो यानी कोई भी डॉक्यूमेंट आप आसानी से लिखने के बजाय, हाथ से लिखने के बजाय कंप्यूटर पर तैयार करके उसे शेयर कर सकते हैं, दूसरों के पास भेज भी सकते हैं। यानी ये एक चीज ऐसी हमारे पास मौजूद है जिसकी वजह से हम आसानी से टेक्निकल लिटरेचर और ज्यादा, यानी तकनीकी साहित्य और ज्यादा तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये तो मैंने आपको जानकारी दी भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और टाइपिंग के बारे में। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी अनुवाद के बारे में। तो अनुवाद एक ऐसी विधा है जिसे 3 तरीकों से हम तैयार कर सकते हैं: शाब्दिक अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद। शाब्दिक अनुवाद यानी वो अनुवाद जिसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता है, जैसे रामा वेंट टू होम। राम को अंग्रेजी में अक्सर रामा ही बोला जाता है, तो रामा वेंट टू होम को राम घर गया, इस तरीके से एक मतलब शब्द के साथ में आपने एक एक शब्द को जोड़कर आपने अनुवाद किया और एक हिंदी भाषा का आपने स्वरूप सामने रख दिया। तो ये तो होता है शाब्दिक अनुवाद। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शाब्दिक अनुवाद बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। जब आरंभ में गूगल ट्रांसलेटर का ने अपना इंट्रोड्यूस किया था, अपना जो ट्रांसलेशन मंच जो हमारे सामने प्रस्तुत किया था, उस समय उनका जो डेटाबेस था वो इतना स्ट्रेंथन नहीं था। और वो गूगल ट्रांसलेटर हमें क्या करता था, शाब्दिक अनुवाद करके देता था। हर चीज का शाब्दिक अनुवाद ही हमारे सामने आता था, जिसे जोड़ तोड़कर हमें सही रूप देना पड़ता था। लेकिन आज के समय में क्योंकि उनका अब काफी सशक्त हो चुका है और बहुत अच्छा, मैं ये कहूंगी कि आज की तारीख में कम से कम 80% एक्यूरेसी का ट्रांसलेशन आपको गूगल ट्रांसलेटर की मदद से भी मिल जाता है। तो काफी अच्छा ट्रांसलेशन आपको वहां पर मिल जाता है। तो अब गूगल ट्रांसलेटर जो है वो शाब्दिक अनुवाद से थोड़ा आगे बढ़ चला है। एक दूसरी विधा है साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद जो है वो विधा है अनुवाद की जिसमें आपको एक भाषा में लिखी गई बात के भाव को समझकर उसी भाव को दूसरी भाषा में भावपूर्ण प्रस्तुत करना होता है। यानी यहाँ पर भाव का महत्व अधिक होता है। ये साहित्यिक अनुवाद होता है। और तकनीकी अनुवाद वह होता है जो विषय आधारित होता है। आपको सबसे तकनीकी अनुवाद करने के लिए सबसे पहले तो आपको विषय को समझना, विषय की गंभीरता को समझना या विषय के बारे में जानकारी होना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगी कि यदि मान लीजिए हम सुदूर संवेदन के किसी अनुप्रयोग यानी किसी एप्लीकेशन के बारे में लिख रहे हैं, उसका अनुवाद हम कर रहे हैं, तो जब तक हमें उसकी तकनीकी जानकारी कुछ हद तक बेसिक, एटलीस्ट जो उसकी बेसिक जानकारी है, अगर वो हमें नहीं होगी तो हम तकनीकी अनुवाद सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। वहां पर फिर वो शाब्दिक अनुवाद हो जाएगा। तो शाब्दिक अनुवाद जो है वो इतना प्रभावी नहीं होता है जितना तकनीकी या साहित्यिक अनुवाद हो सकता है। जब हम तकनीकी अनुवाद करते हैं, टेक्निकल ट्रांसलेशन करते हैं, तो उस समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें ऐसे ग्लॉसरी, ऐसे डिक्शनरीज को रेफर करना होगा जहां पर उस टेक्निकल शब्द का, उस अंग्रेजी तकनीकी शब्द का हिंदी रूपांतर सही तरीके से दिया हो। यदि आपको लगता है कि उसका हिंदी रूपांतर बहुत कठिन है, बहुत क्लिष्ट है, तो उसका उपयोग ना करते हुए हम उसी अंग्रेजी शब्द का उपयोग एज इट इज हिंदी में अनुवाद करते समय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक वाक्य आपके सामने आता है जिसमें लिखा है कि ट्रेन इज ट्रेन इज अराइविंग एट स्टेशन एट अबाउट 1500 आवर्स, तो आप उसका
हिंदी रूपांतर करेंगे, जब अनुवाद करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि रेलगाड़ी इतने बजे यानी 3 बजे स्टेशन पर आ रही है। यदि रेलगाड़ी जो हमारा काफ़ी पुराना प्रचलित शब्द है, जो कि हिंदी भाषा का नहीं है, यदि हम उसका सही और कठिन हिंदी रूपांतर ढूँढने जाएँगे तो क्या होगा? लौहपथगामिनी। अब यदि अनुवाद करते समय है कि लौहपथगामिनी जो है वो स्टेशन पर 3 बजे पहुँच रही है। तो क्या कोई समझ पाएगा इस चीज़ को? शायद ही कोई समझ पाए। तो इसलिए हमें भाषा के सरल और सुगम रूप को अपनाते हुए उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। भाषा के कठिन रूप को हमें अपनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई अनुवाद के संबंध में आपको जो मैं जानकारी देना चाहती थी वो। इन सभी चीज़ों यदि हम ये देखें कि भाषा का प्रयोग यदि हम करते रहें, अपने स्तर पर हमारी भारतीय भाषाओं का हम अपने स्तर पर प्रयोग नहीं कर पाते हैं या नहीं करते हैं किसी झिझक या हिचकिचाहट के कारण और वो भी इसलिए कि अगर हम अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति हमें नीचा समझने लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यदि हम अपनी भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी भाषाएँ कभी आगे नहीं बढ़ पाएँगी। आप ऐसे जितने भी हमारे विकसित देश हैं, यदि आप उनकी तरफ देखें, तो ये विकसित देश अपनी भाषाओं के प्रयोग के साथ ही आज विकास की प्रखर तक, विकास के शिखर तक पहुँच चुके हैं। तो क्या हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए विकसित देशों की कतार में सबसे आगे नहीं निकल सकते हैं? ऐसा नहीं है, केवल हमारी सोच हमें रोकती है इस चीज़ को आगे बढ़ाने से कि हमें अपनी भाषाओं का, अपनी भारतीय भाषाओं का, हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अपने घर में भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग कम करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से ही हम अपने परिवार को या अपने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है, हमें अपने विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। यदि हम अपनी सोच और विचारधारा में परिवर्तन ला सकते हैं, तो हम भी अपनी भाषाओं को, हिंदी को आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि कोई सवाल हैं, तो आप पूछ सकते हैं।